हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज तो कंटिन्यू चलना है करंट अफेयर्स। देखते हैं कहाँ तक पार लग जाता है। आइए हम बात कर रहे हैं, अरुण जेटली जी से मुलाकात हो गई, मालदीव से भी मुलाकात हो गई। अब बात कर रहे हैं वेस्टर्न एशिया में क्या घटा है उस पर। ये सब यूपीएससी के लिए है और सभी एग्जाम के लिए। तो सुनिए, जैसा कि मैंने कहा, वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया, इसराइल एक बड़ा ताकतवर देश है और वो यहूदी देश है, ज्यूस सेटलर है। 1948 में फिलिस्तीन को, जिस पर कि ब्रिटेन का कब्जा था, फिलिस्तीन के ही एक पार्ट पर यहूदियों का एक देश बसाया गया और मुस्लिम समाज के लोगों से कंसर्न नहीं लिया गया। इस बात का दुख रहा। अब वहाँ पे ज्यूस आ गए, बस गए और मुसलमानों ने कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और ज्यूस जो पूरी दुनिया में प्रताड़ित हुए, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था बेटा जर्मनी में। तो इसे था। और एक यहूदी हमारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने एक वैक्सीनेशन ईजाद किया। तो ब्रिटिश महारानी ने पूछ भी डाला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा सब कुछ है हमारे पास, अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, अपना देश नहीं है। तो कहा चलिए हम आपको देश देते हैं। तो जब 1948 में फ़लस्तीन को छोड़ने लगा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने छोड़ने से पहले बसा दिया एक इज़राइल नाम का देश। तो इज़राइल बस गया। और इज़राइल जो है, हमारे प्रवर्तकों में नाम आता है इज़राइल का, अब्राहम का, मूसा का, ईसा का। तो ये चीज़ है। तो बस गया इज़राइल। पर उनके साथ जो वेस्टर्न मुस्लिम्स थे, कुछ अच्छा नहीं किए और वो भी अपनी ताकत के साथ जमना चाहते थे। अनुभव कहता है कि हिटलर ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, क्या 60 लाख यहूदियों को ख़त्म कर दिया। तो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, नेचर है, क्योंकि आपने उसको प्यार नहीं दिया। नतीजतन अब आगे बात क्या बनी कि समय के साथ गोलन हाइट्स को लेके, सीरियन क्षेत्र को लेकर के, वेस्टर्न बैंक्स को लेके, जेरूसलम पे कब्जे को लेके, ये सब चला। वो बात की चीज़ है, जब हम विदेश नीति डील करेंगे तो डील कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि होता क्या है। तो मिस्र के साथ तो इसराइल का संबंध बना, जॉर्डन के साथ भी बना, तुर्की अपना अलग से एक संबंध बनाया हुआ है। पर वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, अभी अभी लगभग 36-40 सालों बाद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ किए। वहाँ से प्लेन उड़ के आया। बहरीन ने अपने ऊपर से इसराइल के प्लेन को उड़ने का रास्ता भी दिया। सऊदी अरब ने भी दिया। तो कहने का मतलब है कि इसराइल का अभी अभी यूएई के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन टाई अप हुआ, साइन हुआ। अभी बहरीन से भी हो रहा है और सऊदी अरब भी बहुत जल्दी करने वाला है। इस तरह से वेस्टर्न एशिया में इसराइल और मुस्लिम कंट्रीज को लेकर के जो तनाव बना रहता था, उसमें शांति का माहौल बनेगा, डेवलपमेंट का काम होगा। क्योंकि उससे भी बड़ी शक्ति इसराइल से सपोर्टिव होगा मुसलमानों के लिए, और खास करके सुन्नी मुसलमानों के लिए। क्योंकि उससे भी एक बड़ी शक्ति देखते हैं कि सिया, ईरान में जो है, ईरान वाले सिया है मोस्टली। ईरान एक एग्रेसिव फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसराइल के साथ दोस्ती करना एक ज़रूरी भी है। और इसराइल भी चाहता है कि भैया कब तक मुझे अनटचेबल बना के रखोगे। तो यही इंपॉर्टेंट है। और इन सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद बाबू हैं, कृष्णर, वो इसमें शांति दूत और वही वो जो है आर्बिट्रेटर्स की भूमिका निभाए हैं, मध्यस्थता की। और ये सब सक्सेस हुआ है। और इसी सब को ख्याल में लेते हुए बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है कि नोबेल पीस अवार्ड मिल जाए। समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखना। पॉइंट क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए। ये तो हम समझ गए। तो ये है आपका वेस्टर्न का जो आजकल डेवलपमेंट हुआ। आगे आइए, डेथ की बात करें। हमारी एक बहुत ही प्यारी गायिका रही हैं अनुराधा पौडवाल जो हैं, और उनके हस्बैंड भी एक्सीडेंट में मारे गए, एक और बेटा भी एक्सीडेंट में मारा गया। अब उनका दूसरा बेटा एक आदित्य पौडवाल थे जो भजन संगीत करते थे, म्यूज़िक डायरेक्शन भी करते थे, और पार्श्व गायन, पर्दे के पीछे जो सिंगिंग होती है फिल्मों में, वो भी करते थे। पर वो भी अभी अभी डेथ कर गए कोरोना वगैरह की वजह से, यंग एज में, 34-35 के आसपास में। तो ये एक दुख की बात है। आदित्य पौडवाल हमारे एक सिंगर हमारे बीच नहीं रहे। फिर अगला जो पॉइंट आता है उस पर बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा 13 सितंबर 1929, क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ। तो जो 13 सितंबर है 1929 में लाहौर के जेल में हमारे जतिंद्र नाथ दास आए, जिनको हम प्यार से जतिन दास कहते हैं। खराब खाना दिया जाता था हम कैदियों को, हम यानी इंडियन कैदियों को। तो हमारे जतिन दा ने कहा कि नहीं, खाना तो दो, जैसे सबको देते वैसे हमें भी दो, यानी अंग्रेजों को। और नहीं दिया तो वो भूख हड़ताल पे चले गए, हंगर स्ट्राइक पे।
हंगर स्ट्राइक लंबा चल गया पर खाना उन्होंने भी फिर ढंग से हम लोग को दिया नहीं। अंततः हम और लंबे खिंच गए और 63 डेज का हंगर स्ट्राइक रखने के बाद 64वें दिन हमारे जतिन दास हमारे बीच नहीं रहे। जब इनकी लाश बंगाल पहुंची तो कहते हैं लाखों लाख की भीड़ थी और लोगों ने उन्हें टाइटल दिया बाघा जतीन, टाइगर जतीन, बाघा जतीन। तो जतिंद्र नाथ दास उर्फ जतीन दास उर्फ बाघा जतीन। हॉट क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का किसी भी एग्जाम। तो 13 सितंबर उनको नमन करने का दिन है बेटा, उनको नमन करने का दिन है। अब आइए, हमारे आर्यभट्ट एक वेधशाला है नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में हमने एक आर्यभट्ट, ठीक है, प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थापित किया है। तो आर्यभट्ट एक स्पेस रिसर्च वेधशाला है और वहां पर हमने एक ऐसे एसटी रडार यानी स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर क्या कहते हैं उसको, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्रमशः ट्रोपोस्फेयर और फिर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तो एसटी रडार नाम से एक रडार लगाया है जो एक बड़ा अच्छा काम करता है। 20 किलोमीटर की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक में कितनी नमी है हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा की गति क्या है और नमी क्या है, इन सब की जानकारी हमें दे देता है। तो इससे हमें मौसम के बारे में कोई घटना घटने वाली है इसकी खबर हो जाएगी और हम और क्लाइमेटिकली अलर्ट हो जाएंगे। याद रखिए, एसटी रडार नैनीताल आर्यभट्ट अंतरिक्ष प्रेक्षण रिसोर्स मतलब रिसर्च संस्थान। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो नेक्स्ट आपका है उस पे बात करते हैं। अब आइए, जैसा कि जानते हैं एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 बहुत पुराना रूल है, अंग्रेजों के समय का है, 1937। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 नियम 13 रूल 13 के तहत किसी भी सरकारी हवाई अड्डे या विमान में फोटोग्राफी बिना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पूछे बगैर नहीं की जा सकती। ना तो फोटोग्राफी ना वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती जब तक आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन ना ले लें। सरकारी हवाई अड्डे और सरकारी विमान के भीतर नहीं कर सकते। 1937 के कानून के तहत रूल 13 के तहत ही है। पर अभी कंगना रनौत जब मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट 9 सितंबर को उतरी, बहुत सारी फोटोग्राफी हुई और जर्नलिस्ट आगे पीछे लग गए। उस पर यह आया कि कहा गया कि इंडिगो को जो है 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो उसके लिए यह है रूल कि अगर टूटता है तो 2 वीक के लिए उस विमान की चालकता बंद कर दी जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद ही हमारे हरदीप सिंह पुरी जी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि इट्स ओके, माफ कर दिया जाता है और ऐसा कोई रूल नहीं, क्योंकि 37 वाला रूल अब कहाँ काम करेगा। अब डिजिटल इंडिया है, हम भी जाते हैं सीट पर बैठते हैं तो एक सेल्फी ले लेते हैं। विमान में चढ़ने के समय एयरपोर्ट पर जहां जहां सुंदर जगह अच्छे जगह है वहां सेल्फी ले लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, याद करते भैया प्लेन चढ़ लिए क्या, और स्टेटस में भी लगाते हैं। समझ आई बात। समय बहुत बदल गया है, पुराने कानून को बदल देना चाहिए। और अभी तो देखिए जियो जो है उड़ते हुए विमान में अपनी सर्विस दे रहा है नेट की। चलिए कम टू द पॉइंट, अब आगे आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस्ड, झारखंड की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री जी जो हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि झारखंड के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज, कृषि कर्ज माफ की जाएगी। तो अनाउंस कर दिया, अब बात होगी, प्रोसेस होगा, बात बनेगी। तो ये चीज है। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और उसका पूरा कैंपस डेवलप होगा, एक इंटरनेशनल सिटी की तरह होंगे। पूरे 10-20 देशों के लोग जो राम में आस्था रखते हैं वो आएंगे, बैठेंगे। अयोध्या है, अंडमान है, इंडोनेशिया है, नेपाल है,
बांग्लादेश के हिंदू हैं, म्यांमार के हिंदू हैं, पाकिस्तान के हिंदू हैं, और भी ट्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस, मालदीव, फिजी, ये सब तो आएंगे। तो 500 एकड़ की जगह 1000 एकड़, और फिर अब 1100 एकड़ भूमि में मंदिर तो 70 एकड़ के आसपास होगा और उसके आसपास के क्षेत्र मिला के 125 एकड़ में होगा। लेकिन कुल 1100 एकड़ में हर भारत के हर स्टेट का एक राज्य अतिथि गृह होगा, स्टेट गेस्ट हाउस होगा, जो उस राज्य से आने वाले लोगों को ठहराएगा, एक आश्रम। जैसे बोध गया में समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका ने अतिथि गृह बनवाए थे परमिशन से, तो श्रीलंका आप चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई अतिथि गृह बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी जमीन दी जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल के देश के लिए अतिथि गृह बना सकते हैं देश, फिर भारत के हर राज्य वहां बनाएंगे। इन सब के लिए जगह चाहिए ना। अब डालमिया जो है वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे और इस मंदिर से जुड़े थे, और इस मंदिर में मतलब बहुत योगदान रहा राम जन्मभूमि को लेकर के। तो इस ख्याल से देखें तो डालमिया जी तो नहीं रहे, तो डालमिया जी के जो पुत्र हैं हरिमोहन या हरिकृष्ण डालमिया थे, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, इस मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। तो उनके पुत्र जो हैं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, योगी जी सरकार से प्रस्ताव दिया है कि मुझे अगर आप वहां पर 10 एकड़ जमीन देंगे तो मैं वर्ल्ड क्लास लेवल का वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूं। कल्चरल जोन भी होगा वो और एजुकेशन के लिए भी होगा अगर दे तो। ये उन्होंने बात रखी है। अब आइए, तो एक चैरिटेबल बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना है और एक चैरिटेबल स्कूल खोलना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, चैरिटेबल हॉस्पिटल और स्कूल। एक हॉस्पिटल तो चाहिए वर्ल्ड क्लास का वहां। अब आइए, इंडियन करेंसीज जो आप जानते हैं और जो दुनिया की करेंसीज है, तो मोस्टली जो हार्ड करेंसी होती है जैसे अमेरिकन डॉलर है, यूरो है, सो ऑन है, पाउंड स्टर्लिंग, सबसे फेमस अमेरिकन डॉलर है। तो अमेरिकन डॉलर के कंपेयर में कोई करेंसी की वैल्यूज नीचे आने लगती है तो उसको डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी नहीं कहते, पर परचेजिंग पावर में लेस हो जाता है। या तो डिवैल्यूएशन आप जानबूझ के कर दीजिए या नेचुरल डिवैल्यूएशन हो जाए। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब है ईरान की जो करेंसी है वह बहुत कमजोर है, उसका नाम है ईरानियन रियाल, RIAL। हालांकि उन्होंने बहुत पुराने नाम को उठा करके उसका नाम अब तुमान कर दिया है, यानी तुमान, TUMAN। तो ईरानियन करेंसी को आप रियाल भी कह सकते हैं और तुमान भी कह सकते हैं, क्योंकि रियाल अब बहुत नीचे गिर गया है, डिवेल्युएट, इसलिए अब उसकी इज्जत आबरू लुट गई उस करेंसी की, इसलिए उसका नाम बदल दीजिए। तो नाम बदल के तुमान कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रियाल बोलते हैं, तुमान बोलते हैं। तो जब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया ईरान के शांति प्रस्तावों से कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा है तो हाथ खींचो, तो हाथ खींचने का मतलब बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि अब ईरान से कोई तेल नहीं लेगा, अगर कोई तेल मंगाता है तो उसके स्टीमर का इंश्योरेंस नहीं होगा, तो उसका पेमेंट जो है का प्रॉब्लम होगा, डॉलर में हम उसका पेमेंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध में होती है। तो नतीजा निकल के आया कि ईरानी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। अब जरा देखिए क्या हुआ। 2015 में एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू 32,000 रियाल हुआ करता था। प्रेजेंट में एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू 2,56,000 रियाल हो रहे हैं। वो इतने नीचे गिर गया कि ईरानी गवर्नमेंट ने कॉमन मार्केट में रियाल के परचेज पर, सेलिंग पर प्रोहिबिशन, प्रतिबंध लगा दिया है। समझ में आई बात? तो रियाल का 2,56,000 नीचे जा चुका है। $1 इक्वल टू 2,56,000। जरा सोचनीय बात, पूरे ब्रीफकेस भर के जाएंगे रियाल या तुमान का तो एक पत्ता $1 मिलेगा। ये चीजें। अब आइए, भारतीय तेल टैंकर न्यू डायमंड कंपनी का, ठीक है, जो है अभी कुवैत से पेट्रोलियम पदार्थ लेकर आ रहा था 2,70,000 टन, और वो श्रीलंका के पूर्वी तट से गुजर करके पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा आ रहा था। लेकिन श्रीलंका के पूर्वी तट के पास उसमें आग लग गई, लेकिन लीकेज कहीं नहीं हुआ। श्रीलंका और भारत ने मिलकर 7-8 दिन में इस आग को बुझाया, काबू पाया। अब ठीक है।
ठीक है, मॉरिशस में तो तबाही हो गई, टूट ही गया जहाज। अब आइए, अब हम देखते हैं अक्टूबर। क्या अक्टूबर? तो परिवहन मंत्रालय ने वाहन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीने से 2020 के अक्टूबर महीने से भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी गाड़ियां बनेंगी फोर व्हीलर, जो भी गाड़ियां फोर व्हीलर बनेंगी, कुछ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपकरण उस गाड़ी में लगाना, फिट करना या इनबिल्ट करना कंपलसरी कर दिया गया। आखिर वो क्या चीज है जो कंपलसरी कर दिया गया है, ये भी समझना जरूरी है। वो कंपलसरी जो किया है वो ये, टायर प्रेशर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर में कितना प्रेशर है उसको मॉनिटर करने के लिए आपके मतलब स्क्रीन पर होगा। दूसरा जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अब हर कार में लगेगा। एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए, जब हम स्पीड में होते हैं और कोई घटना आगे कुछ हो जाए तो हम सडन ब्रेक लगाते हैं। सडन ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का मोशन तो वही बना रहता है, और हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, जो व्हील मूव कर रहा है वो रुक गया। ये जो मूवमेंट है, ये व्हील का जो मूवमेंट है ये रुक गया, पर पीछे का जो फोर्स गाड़ी का जो लगा वो तो धक्का दे दिया, तो स्कीज करता है गाड़ी। जैसे कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते आता है और पांव को ऐसे रखता है, स्कूल के बच्चे बहुत करते हैं स्कीट फर्श पे, तो पांव तो रोक लिया, पांव तो ऐसे है, लेकिन वो स्कीट तो कर रहा है क्योंकि वो जो फोर्स अपने बॉडी को दिया है वो स्कीट कर रहा है। होता है एक्सीडेंट, होता है ब्रेक फेल जैसा हो जाता है, ब्रेक लगेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, हैवी एक्सीडेंट। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो क्या करिए, ब्रेक लगाइए छोड़िए, ब्रेक लगाइए छोड़िए, और फर्स्ट गियर में दे दीजिए गाड़ी को। हालांकि उस वक्त उतना दिमाग काम नहीं करता, लेकिन अगर है तो गाड़ी को फर्स्ट गियर दे दीजिए। न्यूट्रल तो बिल्कुल मत करिए, नहीं तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में दे दीजिए और रुक रुक के ब्रेक लगाइए, कट 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 कट। तो इससे क्या होगा, बात बन सकती है। तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम लग जाने से जो कार में लगता है, तो गाड़ी को रोक रोक के ब्रेक, आप ब्रेक लगाइएगा वो रोक के ब्रेक लगाएगा, रोक के ब्रेक लगाएगा। नतीजा, ये गाड़ी ना तो पलटेगी, ना उल्टेगी, ना साइड कटेगी, सीधा चलेगी, कट 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 रुक जाएगी। गाड़ी पलटने का डर खत्म, बड़े नुकसान का डर खत्म, गाड़ी टूटेगी आपसे। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है आज उसमें लगता ही है, वरना वरना सब में है ही। तो अब सब के लिए कंपलसरी किया, इट्स गुड। फिर है आपका रिवर्स पार्किंग सिस्टम विजुअल अलार्म। यानी जब गाड़ी हम रिवर्स करते हैं, पीछे करते हैं, तो कोई टैं 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 बोलता है, किसी में नहीं होता या फिर खुद ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर हम वो सिस्टम लगा दें तो हमारे सामने कैमरे पर पीछे का पूरा क्लियरेंस आएगा, विजुअल होगा, और अलार्म भी देंगे, आवाज भी चलेगी टैं 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 टैं, और विजुअलिटी भी आएगी। और कितना बड़ी गाड़ियों में है, सब गाड़ी में नहीं है, अब सब गाड़ी के लिए कंपलसरी है। अब अगला आइए, फिर है ग्लेजिंग ग्लास, ग्लास ग्लेजिंग होनी चाहिए, ये चीज है। तो अब समझ में आ गई बात, ये सब कुछ कंपलसरी होने जा रहा है। और रिपेयरिंग पंचर किट, गाड़ी जो पंक्चर हो जाता है तो रिपेयरिंग किट डाल दीजिए कि एक आदमी जो ड्राइवर है या जो मालिक ही है चला रहा है, तो इतना नॉलेज हो कि उसकी गाड़ी खराब हो गई पंचर, तो वो खुद काम कर सकता है, और एक पंपिंग सिचुएशन दे दीजिए, गाड़ी पंप कर देगा। अच्छा है, नो डाउट। अब आइए आगे चलते, हम सिंगापुर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो बात करने जा रहा हूं वो यूपीएससी के लेवल के लिए है, मैं पहले पढ़ देता हूं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज साइंड बाय 53 members nation, so it's activated since 12th of September 2020. Name United Nations Singapore Convention of Mediation। ठीक है, वर्क क्या होगा इसका, डिस्प्यूट ऑफ द इंटरनेशनल लेवल सॉल्व थ्रू द आर्बिट्रेशन। हम आप के भी अंदर डिस्प्यूट होता है, विवाद, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी डिस्प्यूट होता है। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बातचीत सबसे बढ़िया तरीका है, तोप नहीं, तो उस विवाद को सुलझा ले। तो हम कई देशों ने मिल करके
ये तय किया कि एक ऐसा आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो विवादों को सुलझाए। तो ऐसे 53 देश साइन कर चुके हैं, अन्य देश भी साइन करेंगे। 2/3 देश के साइन करने पर यह शुरुआत हो जाती है। तो वही साइन हो गया है और ये 12 सितंबर से इनेक्टेड लागू हो गया है और सिंगापुर इसमें लीड कर रहा है। तो सिंगापुर में ये बात हुई थी, तो अच्छा है ना सुलझाने के लिए। तो जैसे कि यूएनओ भी वही काम कर रहा है रीजनल लेवल पे, या कई कंट्री मिलकर अपना ये काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात पर हम बात करें, ध्यान देंगे। अब है हमारा स्पोर्ट्स लॉन टेनिस। जैसा कि आप जानते हैं जनवरी में मतलब 4 ग्रैंड स्लैम जो साल में खेला जाता है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में खेला जाता है, 2020 में खेल चुके। मई में और जून के फर्स्ट वीक में जो खेला जाता है फ्रेंच ओपन, कोरोना नहीं खेले, अगले महीने खेलेंगे। वो नहीं खेले, अगले महीने खेलेंगे। और जून के आखिरी और जुलाई तक में जो खेला जाता है विंबलडन, जो लंदन के विंबले स्टेडियम में खेला जाता है, वो हमने नहीं खेला ड्यू टू कोविड। भविष्य में खेलेंगे, अगले साल खेलेंगे या जब भी खेलेंगे। और अमेरिकन ओपन जो जनरली 29-30 अगस्त से शुरू होकर सितंबर 13 से 15 तक खेला जाता है। अमेरिकन ओपन, यूएसए ओपन जो न्यूयॉर्क के फ्लक्स मिडोज प्लेस में, फ्लक्स मिडोज स्टेडियम में खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे, तो वो हमने खेला। उसी संदर्भ में कह रहा हूं। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं लॉन टेनिस के। मेलबोर्न जनवरी, फ्रेंच, ठीक है, लाल बजरी, विंबलडन ग्रीन ग्रास, एंड वो क्ले कोर्ट, मिट्टी का कोर्ट यूएसए। बाकी चीजें डिटेल बाद में कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं तो जो यूएसए ओपन चल रहा था उसमें बात कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स है, लॉन टेनिस का है, ग्रैंड स्लैम का है, यूएसए ओपन का है। फ्लैक्स मिडोज न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेला गया है। विमेन डबल का विनर कौन है? महिला सिंगल होता है, महिला डबल भी होता है। तो विमेन डबल्स का जो विनर है उनका है नाम, विनर है रशियन पेयर, ठीक है ना, वेरेरा वेवेनोरेवा, वेरेरा, ठीक है, जेवेनोवा रेवा, एंड लॉरा सिगमंड, लॉरा तो सिगमेंट है। तो ये है। अब ध्यान में रखना है किसको डिफीट की, तो शू याफान एंड निकोल मेलियन, इनको डिफीट की। याद रखना है, इस बार तो कम ही याद रखना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम में। अब बात करते हैं हम आगे। 14 सितंबर के ऊपर बात होगी। 14 सितंबर जो नेशनल हिंदी डे या स्टेट लैंग्वेज डे या राजभाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हम जानते ही हैं 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिखित रूप के तौर पर और इंग्लिश के अंग्रेजी अंकों के प्रयोग के संदर्भ में इसे राजभाषा घोषित किया, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी केंद्र सरकार की राजभाषा। तो इसीलिए हम 14 सितंबर को मनाते हैं क्या, राजभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस। एक किताब है बेटा, नौरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यू नो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के 10 सवाल बड़े अच्छे हैं, पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी तक, बताएंगे आगे। तो दादा भाई नौरोजी के ऊपर नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किताब लिखने वाले हैं, ठीक है, दिनावार पटेल, यानी दिनायार पटेल हैं, उन्होंने लिखा है। अब आइए, एक बुक है मस्कुलर इंडिया, यानी ताकत को दिखा रहा है, मस्कुलर इंडिया, मैस्कुलैनिटी, मोबिलिटी एंड द न्यू मिडिल क्लास। मस्कुलैरिटी, मोबिलिटी एंड न्यू मिडिल क्लास, मस्कुलर, ये पूरा किताब माइकल बास ने लिखा है। संभावना है कि आ सकती है। अब आइए, 1 सितंबर से 15 सितंबर हमेशा हिंदी पखवाड़ा भारत में मनाया जाता है। हिंदी के उत्थान के लिए या एक कला संस्कृति को ध्यान में रखकर काम होता है।
और सारे कार्यालय बैंक से लेके हर कार्यालय सरकारी लिख देंगे, पर्ची छाट देंगे, बैनर लगा देंगे कि हिंदी में आपका स्वागत है, हस्ताक्षर से लेके हर चीज। फिर जैसे वो खत्म हुआ तो फिर अंग्रेज शुरू हो जाते हैं। अब आइए, जो दिल्ली सरकार है, एनसीटी दिल्ली यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, अभी अभी 14 सितंबर को एक दिवसीय अपने विधानसभा सत्र को लेके आई और बस खत्म। क्यों? क्योंकि 6 महीने में 180 दिन के भीतर सत्र आना ही है, कंपलसरी है, जैसे एमपी के लिए कहा, केंद्र ने क्या, ऐसे ही है। तो मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय कब लगा? 14 सितंबर, हिंदी दिवस पे, याद रहेगा। अब आइए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को पास कर दिया, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। यह बल विशिष्ट प्रकार का बल होगा, जिसमें अभी फिलहाल 5 बटालियन क्रिएट किया जाएगा। वर्तमान में 9,919 कर्मी काम करते हैं। इसके वेतन भत्ते भी राज्य सरकार से मिलेगा, संचित निधि से। मैजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना भी ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। यह निजी क्षेत्रों को भी शुल्क अदा करने और सुरक्षा दे सकता है। निजी क्षेत्र भी अगर इसका शुल्क दे दे तो उसको भी वो सुरक्षा देगा। यह वेतन, सुविधाएं और राज्य सरकार तय करेगी इसका। भर्ती प्रक्रिया और प्रोन्नति यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ही करेगी और राज्य सरकार ये सारी सुविधाओं को देखेगी। और यूपीएसएसएफ इसका नाम है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो अयोध्या से लेके अन्य जो स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री है, बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद है, जो भी है, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये जैसे सीआईएसएफ है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसी तरह की है जो राज्य ने किया है। ठीक है, पुलिस पर ही काउंट किया जाएगा। आगे की बात करें, बिहार, 13 सितंबर 2020 को मोदी ने वर्चुअल तरीके से, बिहार के मिस्टर मोदी ने वर्चुअल तरीके से बिहार की कुछ चीजों का उद्घाटन किया। एक तो हम देखते हैं कि पाइपलाइन जो दुर्गापुर से बांका, बांका भागलपुर है, बांका सेक्शन में है, पारादीप हल्दिया के तहत, उस दुर्गापुर मुजफ्फरपुर पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया, गैस पाइपलाइन। और इसी गैस पाइपलाइन से जुड़ करके हम देखते हैं कि हमारे 2 स्थानों पर, बिहार के 2 स्थानों पर जो है आपका एलपीजी फिलिंग, ठीक है, इंडस्ट्री लगाई गई है। एक पूर्वी चंपारण में सुगौली नाम की जगह पे एलपीजी प्लांट लगाया है, जहां पर 1.25 करोड़ सिलेंडर्स प्रत्येक वर्ष फिल किया जाएगा और फिर वही लोकल में सप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।